साउथ अमेरिका। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, वो कितने हैं? सर 7। सात। 7 है सर। सबसे बड़ा? एशिया। एशिया। एशिया के बाद? अफ्रीका। अफ्रीका। का हम्म। अफ्रीका। उसके बाद? द नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद साउथ अमेरिका। साउथ दक्षिण अमेरिका। अमेरिका। यानी कि हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप है। ठीक है, तो चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और एक चीज अगर हम लोग देखें तो इसका जो आकार है साउथ अमेरिका का, इसका आकार लगभग 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एग्जैक्टली अगर देखें तो ये है इतना, 1,78,40,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और इतने एरिया के साथ ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 11.9% कवर करता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 11.9% एरिया को साउथ अमेरिका कवर करता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं? तो बेसिक सी बातें हैं हमारी। ठीक, आगे अगर देखा जाए तो यहां पर साउथ अमेरिका में सर एक बार नीचे कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। साउथ अमेरिका में अगर देशों की बात की जाए तो साउथ अमेरिका में हम मेनलैंड की अगर बात करें, जो मुख्य भूमि है, तो साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि में 13 देश हैं, जिनमें 12 संप्रभु हैं, यानी कि सॉवरेन हैं, जिन पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। और एक ऐसा है जो सॉवरेन नहीं है। ठीक, ओवरऑल अगर देखें, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समराइज करके अगर देखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि साउथ अमेरिका में 12 संप्रभु या सॉवरेन स्टेट्स हैं, 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं ओवरऑल, मेनलैंड और मेनलैंड के बाहर। ये 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज कौन सी, अभी मैप में देखेंगे, बस थोड़ा सा नोट कर लीजिए। 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज कौन सी हैं? एक है फॉकलैंड आइलैंड, जो यूके की है, और दूसरा है छोटा सा साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। ये भी यूके की, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है। क्लियर? सर इसके एक और नाम बोल दीजिए फिर से। साउथ। साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। साउथ, सर दोनों यूके का है ना? हाँ यूके का। ठीक है, और यस सर। मेनलैंड पे एक टेरिटरी है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, अभी देखते हैं इनकी लोकेशन। इसके नाम में ही फ्रेंच जुड़ा हुआ है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। नहीं चढ़ना, नहीं चढ़ना।
क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आगे चलें? सर थोड़ा सा उसको नीचे कर दीजिए एक बार बस। सर ये 13 और 1 के अलावा ये 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज है ना, फॉकलैंड और हाँ, साउथ ये आइलैंड है। मेनलैंड में 13 है, जिनमें 12 सॉवरेन है और एक डिपेंडेंट है जिसका एक हमारे पास फ्रांस की टेरिटरी है, और 2 आइलैंड है, एक फॉकलैंड आइलैंड और दूसरा साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। ये दोनों यूके की टेरिटरी है। सर वो जो एक सॉवरेन नहीं है वही फ्रेंच गुयाना ना? फ्रेंच गुयाना है। Yes, sir. सर तो टोटल 15 है ना? मेनलैंड पे 13 और आइलैंड अलग से। मेनलैंड पे 13। सर ये हो गया फ्रेंच सर, गुयाना हो के गया। बारे में क्या बता रहे थे, एक बार बता दीजिए। फ्रेंच गुयाना सॉवरेन नहीं है, इस पर फ्रांस का आधिपत्य है। चलें आगे? Yes. ठीक है, मैप पे आते हैं। दिख रहा है आपको साफ साफ? क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir, दिख रहा है। ठीक। ये देखिए, अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा साउथ अमेरिका है। समझते जाइएगा साथ साथ। ये हमारा साउथ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज तो हम लोग यहाँ पर देखें कि इस साउथ अमेरिका में आ, चारों तरफ से वाटर बॉडीज से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो ओशन है, ये हमारे पास है अटलांटिक ओशन। ठीक। ये अटलांटिक ओशन है। इधर हमारे पास जो इसके दूसरी तरफ है, ये है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। ये है कैरिबियन सी। ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो ऊपर हमारा नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो साउथ अमेरिका के चारों तरफ कौन कौन सी चीजें हैं जो इसकी बाउंड्री बनाती है? तो इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, इसके वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन, इसके साउथ में भी पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का मिलन हो रहा है, इसके नॉर्थ ईस्ट में भी अटलांटिक ओशन है, यानी कि इसके उत्तर पश्चिम में भी अटलांटिक ओशन है, इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में कैरिबियन सी है और नॉर्थ अमेरिका है। यानी कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में भी अटलांटिक ओशन है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में कैरिबियन सी है और नॉर्थ अमेरिका है। ये बात तो क्लियर है आपको? इसमें कोई समस्या तो नहीं दिख रहा है आपको सामने? यस सर। ठीक, आज को साफ कर दूं? यस सर। साउथ में पैसिफिक प्लस अटलांटिक दोनों ना? हाँ, पैसिफिक वैसे माना जाता है। ठीक है। अच्छा, और सर फिर वेस्ट में? वेस्ट में ये क्या? पैसिफिक वेस्ट में है ना। ठीक है, वेस्ट में भी पैसिफिक है। ये तो प्रशांत महासागर है ना पूरा अपना। जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये यहाँ दक्षिण शांत महासागर माना जाएगा सर। हाँ, ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मेन लैंड में मैंने बताया कुल 13 कंट्रीज हैं, जिनको हम देख लेते हैं एक बार।
और यहाँ पर कंट्रीज के साथ साथ हम इनकी कैपिटल्स वगैरह को भी देखते हुए चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये जो सबसे बड़ा एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपका है, सेकेंड, ये है आपका ब्राजील। सर ये मेनलैंड वाले देख रहे हैं वो देश। मेनलैंड, ठीक। ब्राजील के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ब्राजील के ठीक ऊपर है हमारे पास, ये है फ्रेंच गुयाना। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ, सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। सर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग के पास मैप है, आप नोट करते जाइए, मैं मुझे क्या है ना, कोई सर। दिक्कत नहीं यस सर। है। ठीक है, मैं फिर उसको इरेज करके नीचे आ जाऊंगा फिर, है ना। ये ब्राजील है, ब्राजील के ऊपर यहाँ पर ये है हमारा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना के ठीक बगल में अगर हम लोग देखें तो फ्रेंच गुयाना के बगल में ये है अपना सूरीनाम। सूरीनाम के बगल में ये है गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना है, ये केवल गुयाना है, स्पेलिंग यहाँ पर GUYANA। ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, ये गुयाना छोटा सा छूट गया, ये गुयाना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो देश है हमारा ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बराबर में ये कोलंबिया। कोलंबिया के बगल में इक्वाडोर। इक्वाडोर के बगल में ये है पेरू। पेरू के बगल में यहाँ पर, पेरू बगल में ये है आपका चिली। ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के बगल में ये छोटा सा देश आपका है उरुग्वे। उरुग्वे के बगल में ये है आपका पैराग्वे। और ये है आपका बोलीविया। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, बाकी सबने नोट कर लिया है? यस सर। सर रिपीट कर दीजिएगा। देखिए, ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बगल में सूरीनाम, उसके बगल में गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, पेरू के नीचे चिली, और ये अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है नीचे, ये पैराग्वे है। बस इतने देश हैं, 13 देश। मैं इसको साफ करके एक बार इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर दूं? यस। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के ऊपर यहाँ पर ये है आपकी फ्रेंच गिनी। फ्रेंच गिनी के बगल में आपका है सूरीनाम। सूरीनाम के बगल में आपका है गुआना। ये आपका है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बगल में ये है आपका कोलंबिया। ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर के बगल में ये है आपका पेरू। ये आपका जो पतली सी ये जो आ रही है बॉडी, ये देश है आपका चिली। चिली के ठीक बगल में यहाँ पर अर्जेंटीना है। ठीक, अर्जेंटीना के ऊपर यहाँ पर ये हमारा है उरुग्वे। उरुग्वे। ये देश है पराग्वे। बोलीविया, सॉरी, हाँ, पैराग्वे। पराग्वे। पैराग्वे, और ये है आपका बोलीविया। बोलीविया। अब ये सारे देश आप लोगों ने देख लिए।
मुझे ये देखिए यहाँ पर कि इन जितने भी देश हैं, इन देशों में 2 देशों को छोड़कर सभी देश ऐसे हैं जो देश समुद्र के तट पर स्थित हैं। ब्राजील का भी अपना एक समुद्र का तट है, और उरुग्वे का भी समुद्र का तट है, अर्जेंटीना का भी समुद्र में तट है, चिली का भी समुद्र में तट है। चिली के ऊपर आपका ये जो पेरू है इसका भी समुद्र तट है, कोलंबिया का भी है, वेनेजुएला का भी है, और सभी देश हैं। यानी कि पूरे साउथ अमेरिका में केवल 2 देश ऐसे हैं, एक ये वाला देश और एक ये वाला देश, जो भू आबद्ध हैं। यानी कि साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, और वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, एक बोलीविया, पैराग्वे। पैराग्वे। तो आप ध्यान रखिएगा कि साउथ अमेरिका में सभी देशों की कोस्ट लाइन है, केवल बोलीविया और जो पैराग्वे है वो 2 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। दूसरी चीज अगर आप देखें तो ये ब्राजील है, और ब्राजील की जो बॉर्डर है वो ये है। इसको आप जरा ध्यान से अगर देखें तो ब्राजील इस कॉन्टिनेंट में स्थित लगभग सभी देशों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। केवल कौन से देश ऐसे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिन देशों के साथ ब्राजील बॉर्डर शेयर नहीं करता है? एक चिली है, एक इक्वाडोर लग रहा है। चिली एंड एक ये इक्वाडोर। देश है, एक चिली, और दूसरा ये देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। इसको भी नोट कर लीजिए कि जो ब्राजील है वो इक्वाडोर और चिली को छोड़कर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मौजूद सभी देशों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखें, ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से जो 3 हमारी जो मेन लैटिट्यूड से हैं उनमें से कौन सा नहीं गुजरता, तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका इससे नहीं गुजरता है। आपके यहाँ से 2 मेन लैटिट्यूड गुजरते हैं, एक इक्वेटर भी इससे गुजरता है और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से गुजरता है। अगर हम इक्वेटर को देखें तो इक्वेटर साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज से होकर गुजर रहा है? तो जो इक्वेटर है वो एक इस देश से निकल रहा है जिसका नाम है इक्वाडोर, दूसरा वो इस देश से निकल रहा है जिसका नाम है कोलंबिया, वो निकल रहा है ब्राजील से। यानी कि इक्वेटर जो है वो साउथ अमेरिका के केवल 3 देशों से गुजरता है, जिसमें से एक है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राजील। ठीक, तो साउथ अमेरिका के 3 देशों से इक्वेटर गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। क्लियर? यस सर। ठीक, दूसरी जो लैटिट्यूड मेन लैटिट्यूड है वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अगर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कितने देशों से गुजर रहा है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आपका, एक इस देश से गुजर रहा है जिसका नाम है चिली, दूसरा इस देश से गुजर रहा है जिसका नाम है अर्जेंटीना, ये देखिए गुजर रहा है, तीसरा इस देश से गुजर रहा है जिसका नाम है पैराग्वे, और चौथा गुजर रहा है ब्राजील से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है चिली से, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से और ब्राजील से। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? हम ऐसे बोल सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से 2 मेन लैटिट्यूड निकलते हैं, इक्वेटर निकलता है और कैप्रिकॉर्न निकलता है, और ये दोनों ब्राजील से पास होते हुए जाते हैं। सही या गलत? सही है सर। करेक्ट। सही है। यानी कि ब्राजील से इक्वेटर भी गुजर रहा है और ब्राजील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है। ठीक, दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो ये इक्वेटर है, साउथ अमेरिका का
एक बड़ा भाग, हम बोल सकते हैं कि 90% एरिया जो है वो कौन से हेमिस्फेयर में पड़ता है? साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फेयर। ये इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और उसके नीचे का हिस्सा आपका साउदर्न हेमिस्फेयर है। और हम ये देख रहे हैं कि इस साउथ अमेरिका का अधिकांश हिस्सा, 90% हिस्सा जो है, और अधिकांश जो कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज, वो साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ती हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि धरती को दो हेमिस्फीयर में बेसिकली बांटा गया है, सॉरी 4 हेमिस्फीयर में बांटा गया है। साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमने तो ये देख लिया कि थोड़ा सा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और बड़ा सा हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। मुझे ये बता दीजिए कि ये वैसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है? वेस्टर्न वेस्टर्न। है। हाँ, वेस्टर्न बात हो। बिल्कुल। वेस्टर्न। तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग एक बार कैपिटल्स को देख लेते हैं, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करते चलिएगा। आप लोग को पता होंगी पहले से भी, लेकिन फिर भी। ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। 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 ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। फ्रेंच गिनी तो खुद फ्रांस की एक डिपेंडेंसी है, तो उससे हम लोगों को मतलब नहीं। सूरीनाम, सूरीनाम की कैपिटल है पैरामैरिबो। पैरामैरिबो, सूरीनाम की कैपिटल पैरामैरिबो है। सूरीनाम के बगल में है गुयाना, और गुयाना की कैपिटल है जॉर्जटाउन। गुयाना की कैपिटल है जॉर्जटाउन। गुयाना के बगल में आपका वेनेजुएला है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कैराकस। कैराकस। कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। बोगोटा। इक्वाडोर, इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो। क्विटो। क्वेटो। क्विटो। ठीक है। पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की कैपिटल है लीमा। और नीचे अगर हम लोग आ इक्वाडोर जाते वाला हैं, रिपीट कर दीजिए। इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो, QUITO। QUITO। ठीक है। इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो, QUITO। ठीक है। पेरू की कैपिटल लीमा। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। चिली की कैपिटल सैंटियागो। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ठीक। उरुग्वे की कैपिटल है मैंटेविडियो। उरुग्वे की कैपिटल। पैराग्वे की कैपिटल है सुनसियन। असनसियन। ASUNCION, असनसियन। ठीक है। बोलीविया की कैपिटल है आपकी, बोलीविया की, ये बोलीविया है। बोलीविया की 2 कैपिटल्स हैं बेसिकली। बोलीविया की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल है, यानी कि कार्यकारी और विधायी राजधानी जो है, वो है लापाज। और इसकी जो जुडिशियल, न्यायिक राजधानी जो है, वो है आपकी सुक्रे। SUCRE, सुक्रे। बोलीविया की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल है लापाज, और इसकी जुडिशियल कैपिटल है सुक्रे। SUCRE। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? नो सर। अब यहाँ पर हम लोग थोड़े से कुछ आइलैंड्स हैं इसके आसपास, उन आइलैंड्स को देख लेते हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो आपके मैप में नहीं दिखाई पड़े होंगे, लेकिन आप लोग उसको बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपको ये एक वेनेजुएला के ठीक ऊपर निकला हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा होगा। ये है आपका ट्रिनिडाद एंड टोबैको।
ये कैरिबियन सी है हमारा, कैरिबियन सी है। ये है आपका ट्रिनिडाड और ये है आपका टोबैगो, ट्रिनिडाड और टोबैगो। इसके ऊपर बहुत सारे और आइलैंड हैं, लेकिन वो बेसिकली कैरिबियन आइलैंड और नॉर्थ अमेरिका के पार्ट माने जाते हैं, जिनको हम जनरली वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। ये जो आइलैंड है इनको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है कंबाइंड। इसमें ग्रेनाडा, बारबोस, डोमिनिक रिपब्लिक, प्योर्टो रिको, जमैका, क्यूबा वगैरह आते हैं। तो ये वेस्ट साउथ अमेरिका के पार्ट नहीं माने जाते, ऊपर के पार्ट नॉर्थ अमेरिका के पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिनिडाड और टोबैगो क्योंकि वेनेजुएला के साथ जुड़ा हुआ लगता है, इस देश को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और ये भी उन्हीं का पार्ट है, वेस्ट इंडीज का ही पार्ट ट्रिनिडाड टोबैगो को भी माना जाता है। इनकी जो ट्रिनिडाड और टोबैगो जो ये आइलैंड कंट्री है, इस आइलैंड कंट्री की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। ट्रिनिडाड और टोबैगो की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहां तक क्लियर? तो वेस्ट इंडीज वाला लिखवाएंगे? हाँ लिख लीजिए। कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन सी में जो भी आइलैंड्स हैं उन सभी को कंबाइंडली वेस्ट इंडीज कहा जाता है। बस इतना नोट कर ये लीजिए। तो जो नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था शायद तब हाँ बताया नॉर्थ था। अमेरिका में बताया था मैंने। चले आगे फिर। सर इनकी राजधानी बता दीजिए एक बार, क्या बोली थी? ट्रिनिडाड और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। यस। ऐसे ही जब हम लोग और वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे सामने आते हैं ABC आइलैंड। ये वेनेजुएला है। अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो ये हमारा वेनेजुएला है। वेनेजुएला के ठीक हम नॉर्थ में बढ़ते हैं तो तट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही कैरिबियन सी में यहाँ पर 3 आइलैंड हमको ये दिखते हैं। आपको दिख रहे होंगे 3 आइलैंड। एक आइलैंड ये है, एक आइलैंड ये है, और एक आइलैंड ये है। इस पहले वाले का नाम आपको लिखा दिख रहा होगा अरूबा, दूसरे का कुराकाओ, और तीसरे का नाम है बोनेयर, BONAIRE, बोनेयर। इन तीनों आइलैंड को कंबाइंडली ABC आइलैंड के नाम से जाना जाता है। A नाम फॉर बता दीजिए अरूबा, फिर। C फॉर कुराकाओ, CURACAO, कुराकाओ, CURACAO, और ये तीसरा वाला जो है ये बोनेयर है, BONAIRE। इन तीनों को इनके नाम के पहले अक्षर से ABC आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों आइलैंड पर जो अधिकार है वो अधिकार है नीदरलैंड्स का, डच कंट्री नीदरलैंड का अरूबा, कराकाओ और बोनेयर पर अधिकार है, जिनको कंबाइंडली ABC आइलैंड बोलते हैं। ये आइलैंड कहाँ पर है? वेनेजुएला के तट के ठीक उत्तर में कैरिबियन सी में स्थित ये आइलैंड है। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? आगे चलें। हाँ सर। थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जब हम इक्वाडोर पहुंचते हैं तो इक्वाडोर का ये तट है, और इक्वाडोर के तट से पश्चिम की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं तो ये एक आइलैंड ग्रुप हमको मिलता है। ये एक आइलैंड ग्रुप हमको मिलता है। ये आइलैंड को बोला जाता है गैलापागोस। गैलापागोस इक्वाडोर के तट के पश्चिम में गैलापागोस आइलैंड है, और इन गैलापागोस आइलैंड पर अधिकार किसका है? इक्वाडोर का ही अधिकार है। ठीक। सर यही ओलिव रिले टर्टल के लिए जाने जाती है। हाँ ये भी उसके लिए जाने जाते हैं। और वैसे हमारे देश में भी एक जगह है जो ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए जानी जाती है। क्या नाम है उसका? उड़ीसा में है ना उसका? उड़ीसा की जगह पे। भीतर कनिका। हाँ
सर ऋषि कुलिया रिवर के साथ ऋषि तट है कुलिया, गंजम हाँ, तट। बिल्कुल गंजम तट। आगे चले। यस। हम लोग और नीचे जी आ सर। जाएं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो तट है इसका ऊपर से देखिए तट स्मूथ चला आ रहा है ना। ये तट कैसा चला आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ तट चला आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग और थोड़ा सा नीचे पहुंचते हैं ये तट देखिए कटा फटा हो जाता है, ये टूटा फूटा तट बन जाता है। ये तट किस देश का तट है, चिली का। चिली का जो दक्षिणी तट है ये बहुत ज्यादा टूटा फूटा है। आप देखिए कितना टूटा फूटा तट है ये, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। इस प्रकार का जो तट होता है, इस प्रकार के तट को बोलते हैं फियोर्ड तट। क्या बोलते हैं, फियोर्ड तट। फियोर्ड तट कहाँ पर पाया जाता है, फियोर्ड तट है चिली का। और चिली का कौन सा भाग, साउदर्न पार्ट। कटा फटा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फियोर्ड तट बोलते हैं। इसमें कोई समस्या, समझ में आ गया। सर हाँ। फियोर्ड, हाँ, फियोर्ड। हाँ फियोर्ड। ठीक है। चिली से जब हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए तट इतना कटा फटा है कि ये वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल अलग हो गया है। ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल हिस्सा कैसा हो गया है, अलग हो गया है। ये देखिए ये आपको अलग दिख रहा होगा, ये इतना यहाँ से ये अलग है ना। तो ये जो अलग हिस्सा है इस अलग हिस्से को एक आइलैंड माना जाता है और इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो। ये भी एक आइलैंड है क्योंकि ये मेन लैंड से पूरी तरीके से अलग हो गया है। और मेन लैंड से अलग होने की वजह से इस टिएरा डेल फ्यूगो और मेन लैंड के बीच में एक वाटर बॉडी आ गई है। देखिए वाटर बॉडी आ गई है ना, पानी भर गया बीच में। और ये जो वाटर बॉडी, जब दो कोई लैंड मासेस किसी वाटर बॉडी के द्वारा अलग होते हैं तो उस वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जल संधि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो कोई भी जल संधि होती है इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। कोई भी जल संधि जो होगी वो दो लैंड मासेस को अलग करती है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये इस लैंड मास को अलग कर रही है। तो ये एक स्ट्रेट है और इस स्ट्रेट को नाम दिया जाता है मैगलन स्ट्रेट, मैगलन जल संधि। तो अक्सर सवाल आता है मैगलन जल संधि कहां पर है। मैगलन जल संधि है साउथ अमेरिका में। और मैगलन जल संधि के द्वारा क्या होता है, मैगलन जल संधि के द्वारा टिएरा डेल फ्यूगो जो है वो साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है। ठीक। सर कौन सी दो वाटर बॉडी इसको जोड़ेगा ये प्रशांत महासागर इसको जोड़ती है क्या? देखिए यहाँ पर क्लियरली अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर इस तरीके से अलग होके फिर ये नीचे आ गई। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अटलांटिक महासागर से पानी की एक बॉडी अंदर आई है और नीचे अटलांटिक महासागर में ही जुड़ गई है। लेकिन कहीं कहीं ये जैसा मैंने बताया था नीचे वाले हिस्से को प्रशांत महासागर माना जाता है। तो ये बहुत छोटी सी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल साउथ सी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये इसको अटलांटिक ओशन और यहाँ पर साउथ सी जो कि प्रशांत महासागर का भाग है उन दोनों को जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये किन दो कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को नहीं जोड़ रही है, इसलिए इसको केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखा जाए कि ये टिएरा डेल फ्यूगो और साउथ अमेरिका के मेनलैंड को अलग करती है। ठीक जी ठीक। अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, नो सर, नो सर। अच्छा तो ये जो टिएरा डेल फ्यूगो है, इस टिएरा डेल फ्यूगो के दो हिस्से हैं। ये आपको एक लाइन दिख रही होगी,
पीली लाइन जो टेरा डेल फ्यूगो को दो पार्ट में डिवाइड करती है। टेरा डेल फ्यूगो को का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से पर चिली का अधिकार है। और टेरा डेल फ्यूगो का जो ये पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से पर अर्जेंटीना का अधिकार है। यानी कि टेरा डेल फ्यूगो जो ये आइलैंड बना हुआ है, ये दो देशों के बीच में बटा हुआ है। इस टेरा डेल फ्यूगो के पूर्वी हिस्से पर अर्जेंटीना का और इस टेरा डेल फ्यूगो के पश्चिमी हिस्से पर चिली का अधिकार है। ठीक, सर हाँ जी, पूर्वी हिस्से को तो आपने साउथ वेस्ट साइड बनाया है। आप देखिए सर अर्जेंटीना को देखेंगे तो वो होगा ना, अर्जेंटीना को मत पूर्वी छोड़िए, होगा। अर्जेंटीना को मत देखिए, आप मैप को देखिए। ये अगर हम देखें तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, हमारे दाएं हाथ पे ईस्ट होता है और बाएं हाथ पे वेस्ट होता है। तो ये इसका पूर्वी हिस्सा है, ये इसका पश्चिमी हिस्सा है। इस पश्चिमी हिस्से पर चिली का अधिकार है, ये देखिए चिली के, है ना। और ये जो पूर्वी हिस्सा है, इस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। सर मुझे सुना कि चिली का पूर्वी हिस्से पर अधिकार है, नहीं इसलिए नहीं, मैंने बोला। चिली का पश्चिमी हिस्से पे अधिकार है। ओके। सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं इस पॉइंट पे? और नहीं सर। ठीक, नो सर। एक और इम्पोर्टेंट आइलैंड यहाँ पर हमको मिलता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक आइलैंड है, ये है आपका फॉकलैंड आइलैंड, अटलांटिक ओशन में है, और स्पेसिफिकली बोले तो साउथ अटलांटिक ओशन में है। ये फॉकलैंड आइलैंड है, इस फॉकलैंड आइलैंड पर अधिकार है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड पर अधिकार है यूनाइटेड किंगडम का। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को इन आइलैंड्स के बारे में? ठीक, अच्छा, कुछ आइलैंड, दो तीन आइलैंड ऐसे हैं जो, अच्छा अभी मैंने आपको एक आइलैंड का नाम बताया था कि दो आइलैंड ऐसे हैं जो डिपेंडेंट टेरिटरी से, एक तो फॉकलैंड आइलैंड पर यूके का अधिकार है और दूसरा मैंने बताया था साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड, है ना। तो ये आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा हिस्सा, ये है आपका साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। इस पर भी किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। तो साउथ जॉर्जिया, सर ये साउथ, एक ही आइलैंड का नाम है ना? हाँ एक ही आइलैंड का नाम है। जैसे हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, तो यहाँ पर भी इसको कंबाइंडली साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड बोलते हैं। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें तीन आइलैंड और देखने हैं जो वैसे तो साउथ अमेरिका से थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन फिर भी वो जियोलॉजिकली साउथ अमेरिका का पार्ट माने जाते हैं और पॉलिटिकली अफ्रीका का पार्ट माने जाते हैं। ठीक, ये तीन आइलैंड छोटे छोटे से आइलैंड हैं, जिनमें से एक है आपका असेंशन आइलैंड, दूसरा है सेंट हेलेना और तीसरा है क्रिस्टान डी कुन्हा आइलैंड। ठीक, मैं आपको उनकी लोकेशन दिखा देता हूं। ये आपका ये आपका अटलांटिक ओशन है। यहां पर रफली जैसे अफ्रीका पढ़ाते समय बताया हाँ, था। है ना, यहाँ पर रफली अगर देखें तो ये जो जगह है, ये आपका एसेंशन आइलैंड है। ठीक है, यहां पर इस जगह पर आपका सेंट हेलेना है और नीचे यहां पर इस जगह पर, यहां पर कहीं पर आपका है त्रिस्तान दी कुन्हा आइलैंड, त्रिस्तान दी कुन्हा आइलैंड। ये तीनों आइलैंड जियोलॉजिकली यानी कि भूगर्भीय दृष्टि से साउथ अमेरिका का पार्ट माने जाते हैं। पॉलिटिकली ये माने जाते हैं अफ्रीका का पार्ट, लेकिन इन पर अधिकार ना तो किसी साउथ अमेरिकन देश का है और ना ही इन पर किसी अफ्रीकन देश का अधिकार है। इन तीनों पर ही जो अधिकार है वो है यूनाइटेड किंगडम का। और ये तीनों आइलैंड हमारे वॉल्केनिक आइलैंड हैं।
ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड है तीनों। इन तीनों में अगर हम बात करें सेंट हेलेना, तो सेंट हेलेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1815 में जब नेपोलियन को पराजित किया गया था दूसरी बार, तो दूसरी बार पराजित करने के बाद नेपोलियन को इसी सेंट हेलेना आइलैंड पर निर्वासित किया गया था और यहीं पर नेपोलियन की मौत हुई थी। ठीक, एक बार उसको वाटरलू में हराने के बाद कैद कर लिया गया तो भाग के दोबारा से पहुंच गया था, और इस बार पहुंच ही ना पाए इसलिए उसको यहां पर रखा गया सेंट हेलेना आइलैंड पर। तो ये तीनों आइलैंड है, साउथ अटलांटिक ओशन में है, ध्यान रखिएगा कहां पर है, साउथ अटलांटिक ओशन में, असेंशियन आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड और ट्रिस्टान दे कुन्हा आइलैंड। और इन तीनों, ये तीनों वॉल्केनिक आइलैंड है, इन पर जो अधिकार है वो किसका है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को, आप लोगों को? यस सर। ठीक, तो ये हमारे मेन आइलैंड हो गए, मेन वाटर बॉडीज हो गई जो इसको कवर किए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इसके माउंटेन्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप पहले नोट कर लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से माउंटेन्स हैं और उनकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन कौन सी हैं, फिर उसमें इंपॉर्टेंट को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, नोट का मतलब समझ लेंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, नाम नोट कर लेते हैं पहले। जो पहला है वो है हमारा एंडीज। ठीक है, एंडीज के बाद सेरा दो मार, ये तो हमारी इंपॉर्टेंट है, एंडीज और सेरा दो मार। एंडीज तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका एंडीज है जो कोलंबिया से शुरू होकर ट्रिस्टान डी कुन्हा तक चला जाता है। और जो सिएरा दो मारे है ये हमारे पास, ये ब्राजील में है, अटलांटिक ओशन के पैरेलल। सिएरा दो मारे अटलांटिक ओशन के पैरेलल है। ऐसे ही एक और है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है CS, हिंदी में लिख देता हूं, CS नेवादा डे सांता मार्टा। CS नेवादा डे सांता मार्टा। तो ये एक ही नाम है? हाँ, ये एक ही का नाम है। पोर्टुगीज और नेवादा स्पेनिश डे। यहाँ पर ज्यादा बोली जाती है इसलिए इस तरीके के नाम है। CS नेवादा डे सांता मार्टा। टमाटो। ठीक है, अच्छा, पहले हम इन छोटे छोटे को निपट लेते हैं, फिर एंडीज में चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जो ब्राजील में है और जो इस अटलांटिक ओशन के पैरेलल चलती है, जिसका नाम था सिएरा सेराडो मार, सेरा दो मार। ये कहाँ पर है, ये ब्राजील में है, ये आपका ब्राजील है, ब्राजील में सेरा डो मार है। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। ये पैरेलल है टू अटलांटिक ओशन, देखिए अटलांटिक ओशन के पैरेलल है ये। इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पीको पराना, पीको पराना। तो सिर्रा डोमार जो पर्वत श्रृंखला है वो ब्राजील में है और उसकी हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है पीको पराना। ठीक है,
क्लियर? सर ये जो सीएस नेवादा है सर, ये सिएरा नेवादा बोलते हैं क्या इसको? मैंने सिएरा नेवाडा यहाँ कहाँ है? सिएरा नेवादा तो यूएसए। नॉर्थ अमेरिका में है ना। यूएसए जी सर। सिएरा नेवादा तो नॉर्थ अमेरिका में है। यस सर इसकी ऊंचाई कितनी है पिको पराना की? पिको पनाना की जो ऊंचाई है आपकी 1800 मीटर ऊंची लगभग है। 1877 मीटर आप मान के चलिए। 1877 मीटर। ठीक है, आगे चले। यस साफ कर दें इसको। यस यस। दूसरा नाम मैंने बताया CS नेवादा डे सांता मार्टा। ये भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगी। अगर हम यहां पर आ जाते हैं, इधर, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका है CS नेवादा डे सांता मार्टा। सर CS कौन सा एरिया है ये? ये आपका कोलंबिया। सर ये पूरा पूरा कोलंबिया में है। हाँ, पूरा पूरा कोलंबिया में है। CS नेवादा डे सांता मार्टा ये आपका कोलंबिया है। कोलंबिया में सिचुएटेड है ये। और इसकी जो लंबाई है वो 1700 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, 1700 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर नहीं, 1700 किलोमीटर है। और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पिको साइमन बोलीवर। नाम आपने नोट ही कर लिया होगा। कहाँ पर है ये? कोलंबिया में है। और इसकी जो हाईएस्ट पी पीक है वो है पिको साइमन बोलीवर। बोलीवर। हाँ, पिको साइमन बोलीवर। पिको साइमन बोलीवर। ठीक, क्लियर? यस यस सर। सर अब हम लोग आते हैं वापस अपने एंडीज में। तो अगर हम देखें तो एंडीज जो है वो पूरे साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशन के पैरेलल फैली हुई है। यहां से शुरू होती है और इस तरीके से होते हुए ये नीचे टेरा डेल फ्यूगो तक जाती है। तो ये एंडीज पर्वतमाला है। ये कोलंबिया से होते हुए नीचे टिएरा डेल फ्यूगो तक जाती है। एंडीज की जो लंबाई है वो है लगभग 7242 किलोमीटर या 4500 मील लंबा है एंडीज। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। सर 45 कोलंबिया से कहाँ तक आता है ये? सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। टिएरा डेल फ्यूगो तक। एंडीज कोलंबिया से लेकर टेरा डेल फ्यूगो तक आती है। एंडीज का कुछ दूसरी पर्वतमालाओं के रूप में एक्सटेंशन जो है वह वेनेजुएला में भी है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो एग्जैक्ट एंडीज शुरू हुआ है वो कोलंबिया से शुरू हुआ है। और कोलंबिया से होते हुए पैसिफिक ओशन के समानांतर ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में ये नीचे टिएरा डेल फ्यूगो तक जाता है। सर लंबाई पर फिर से बता दीजिए। लंबाई 4500 मील या किलोमीटर में देखें तो 7242 किलोमीटर।
इसकी लंबाई है एंडीज की, 7,242 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, आप लोग को याद होगा जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो पर्वत हैं वो प्लेटों के टकराने से बनते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने प्लेट्स की बात की थी, एक ओशियानिक प्लेट होती है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, आपको याद होगा अगर तो हम लोगों ने कहा था कि जी अगर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं तो बनते हैं फोल्ड माउंटेन, जी है ना, जो कि हमारा हिमालय है, एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। ओशियानिक और ओशियानिक यानी कि समुद्री और समुद्री प्लेटें जब टकराती हैं तो उनके टकराने से ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। ये मैंने बताया था, हम लोग माउंटेन हिमालय पढ़ रहे थे। और यहाँ Yes, sir. पर अगर ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं तो बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। 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 और ये ज्वालामुखी पर्वत आप एक अजम्पशन लेके देखिए कि ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट कहाँ पर टकराएंगी, महाद्वीपों के किनारों पर ही तो टकराएंगी। यस सर। किसी महाद्वीप yes, sir. के बीच में ओशियानिक प्लेट तो पहुंच नहीं जाएगी कूद के, है ना। तो महाद्वीपीय और समुद्री प्लेटें जो हैं, टेक्टोनिक प्लेटें, वो महाद्वीपों के किनारे टकराएंगी। तो इनके टकराने से जो ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे वो ज्वालामुखी पर्वत भी महाद्वीपों के किनारों पर ही तो बनेंगे। और ये जो आपने एंडीज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एंडीज भी एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है जो समुद्री और महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बना है। तो एंडीज क्या है, एक वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है। कैसी रेंज है, वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है। ये बात समझ में आ गई। तो इस वॉल्केनिक माउंटेन रेंज होने की वजह से इसमें क्या पाए जाएंगे, ज्वालामुखी पाए जाएंगे, वॉल्केनोस पाए जाएंगे। और आप अगर इसको एक और नजरिए से देखना चाहें तो हम इस ग्लोब को घुमाते हैं और इस ग्लोब को घुमाने पर आपको यहाँ पर आपको कुछ याद आएगा कि ये पैसिफिक ओशन है, ये प्रशांत महासागर है। ठीक, और जब हम लोग अर्थक्वेक पढ़ रहे थे या हम लोगों ने जब भूकंप पढ़ा था और ज्वालामुखी एक्टिविटीज पढ़ी थी तो हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास क्या है, एक नाम सुना था, रिंग ऑफ फायर। सुना था कि नहीं सुना था? यस सर, पैसिफिक ओशन। है ना, पैसिफिक ओशन। तो ये जो हिस्सा है ये रिंग ऑफ फायर का भी तो हिस्सा है। यानी कि जो एंडीज पर्वतमाला है ये किसका हिस्सा है, रिंग ऑफ फायर का, जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ फैली हुई है और जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और इसीलिए जो एंडीज पर्वतमाला है वो भी एक ज्वालामुखी पर्वतमाला है, इस नजरिए से भी देखा जाए तो। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, सब क्लियर है ना आप लोगों को? ये दोनों कंटेक्स्ट में आपको एक क्लियर होगा कि जो एंडीज है वो एक ज्वालामुखी पर्वतमाला है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो क्योंकि एंडीज एक ज्वालामुखी पर्वतमाला है इसलिए एंडीज में कुछ दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एंडीज जो है यहाँ पर ये इक्वाडोर है, इस इक्वाडोर में दो मुख्य ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। ये इक्वाडोर है, इस इक्वाडोर में दो मुख्य ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, एक यहाँ पर है और एक उससे थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर। जो ये है कोटोपैक्सी। एंडीज पर्वतमाला में एक ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, जो कहां पर है, इक्वाडोर में है। ठीक है, और दूसरा इसी के नीचे है, इसका नाम है चिम्बराजो। ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है जो एंडीज पर्वतमाला में है और कहां पर है, इक्वाडोर में है। दूसरा कौन सा है?
एक है कोटोपैक्सी, दूसरा चिम्बराजो। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। ठीक। इसी एंडीज पर्वतमाला में, अच्छा यहां पर अगर हम लोग देखें तो कोटोपैक्सी जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। हम जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे यहां पर, तो आपको इसकी लोकेशन क्लियर होगी ना, कोटोपैक्सी चिम्बराजो की। यस सर, हटा दूं इसको? हटा दीजिए। यस सर। जब हम नीचे आते हैं तो इसी एंडीज पर्वतमाला में हमें दो ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट और मिलते हैं। एक यहां पर मिलता है और एक थोड़ा सा नीचे चल के एक यहां पर मिलता है। इस वाले का नाम है ओजोस डेल सलाडो और ये वाले का नाम है अंकाकागुआ। अंकाकागुआ और ओजोस डेल सलाडो। सर ये दोनों चिली में आएगा ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सर एक तो बॉर्डर पे है सर उधर से। हाँ ये दोनों अर्जेंटीना में है। ये दोनों अर्जेंटीना अच्छा, में है। अंदर है। बॉर्डर के पास में ही, लगभग 15 किलोमीटर 9 किलोमीटर का अंतर है। अर्जेंटीना में है, एंडीज पर्वतमाला में। तो यहाँ पर एक चीज देखें, ओजोस डेल सलाडो, सर एक बार नाम बोल दीजिए दोनों के दोबारा। ओजोस डेल सलाडो और अंकाकागुआ। सर ये एक्टिव वॉल्केनोज और अंकाकागुआ को छोड़ के नॉन सब एक्टिव एक्टिव होते वॉल्केनो। हैं, इसमें भी अंकाकागुआ को छोड़ के, अंकाकागुआ हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। क्या है सर? एक्सटिंक्ट, प्रसुप्त ज्वालामुखी, अभी एक्टिव नहीं है, खत्म हो गया ये। अब एक केवल पर्वत बचा है, ज्वालामुखी खत्म, लेकिन उत्पत्ति ज्वालामुखी है। सर लेकिन अब तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। सर्वाधिक सक्रिय है लेकिन अंकाकागुआ नहीं है ना, अंकाकागुआ तो प्रसुप्त हो गया ना। ओजोस डेलासाडो है, कोटोपैक्सी है, चिम्बराजो है, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सर ये तीन हुए ना फिर, कोटोपैक्सी, चिंगराजो, ये ये ओजोस ये ये डेल। ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटे छोटे हैं, उनसे हमको ज्यादा मतलब नहीं। ठीक है, अगर हम इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी के बाद आपका आएगा चिम्बराजो, ये दोनों कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। उसके बाद आपका अर्जेंटीना का ओजोस डेल सलाडो और उसके बाद आपका तीसरा आएगा अंकाकागुआ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है, मैंने बताया था कि जो कोटोपैक्सी है वो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और ओजोस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन दोनों में सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पर इसको क्लियर कर लीजिए। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और ओजोस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर? ठीक। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंकाकागुआ जो है ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है अंकाकागुआ, जिसकी ऊंचाई है लगभग 6,961 मीटर। 6,961 मीटर है। अंकाकागुआ की एक और सबसे खास बात है कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर की भी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी भी अंकाकागुआ ही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है
कि एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत भी अंकाकागुआ है। अंकाकागुआ से ऊंचे जितने भी पर्वत हैं वो सब एशिया में हैं। ये पहला पर्वत है जो एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद एशिया के बाहर जितने भी पर्वत हैं वो इससे कम ऊंचाई के हैं। ठीक, तो अंकाकागुआ के बारे में तीन मुख्य बातें कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, साउदर्न हेमिस्फीयर की भी सबसे ऊंची चोटी है, और एशिया के बाहर का सबसे ऊंचा पर्वत भी आपका अंकाकागुआ ही है। सर इसकी हाइट बता दीजिए। 9,000 या 9,000 6,000? कहाँ से हो जाएगी? 9,000 नहीं है, क्योंकि हमारा माउंट एवरेस्ट भी 6,961 8,000 से आसपास है। 6,961 मीटर। जी सर। ओके सर। माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? 8,848। 8,850 मीटर सर। 0.86। 86 मीटर। अभी उसकी लंबाई में कुछ बदलाव भी किया गया है, मैंने बताया है क्लास में आप लोगों को। खैर, 0.86। हाँ जी, 86 मीटर है शायद। हाँ। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है और सबसे ऊंचाई पर स्थित वॉल्केनो कौन सा है? इस पे कंफ्यूज तो नहीं होंगे? ठीक है। तो अगर हम इस एंडीज को देखें तो इसमें कुछ चीजें और हमको देखने लायक है। इसको साफ कर दूं? यस सर। एंडीज को अगर देखें तो एंडीज देखिए ऊपर से चला आ रहा है और पतला है, लेकिन जैसे ही वो यहां पर पहुंचता है इस एंडीज की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। इस इलाके में एंडीज की चौड़ाई क्या हो गई है? बढ़ गई है। ये जो देश है वो कौन सा देश है? बोलीविया। यानी कि बोलिए। मिड में आते आते एंडीज थोड़ा सा अपने मिड पॉइंट पर चौड़ा हो गया है, और यहाँ पर ये इस चौड़ाई की वजह से इसका कुछ हिस्सा जो है वो सामान्य से नीचा हो गया है, और इस हिस्से को बोलते हैं बोलीविया का पठार। बोलीवियन प्लेट्यू। ठीक है, तो इसका यह हिस्सा कहलाता है बोलीविया का पठार। और इस बोलीविया के पठार में दो मुख्य झीलें पाई जाती हैं। बोलीविया के पठार में दो मुख्य झीलें पाई जाती हैं, जिनमें से आपको ये झीलें दिख रही होंगी। एक झील है आपकी ये, इस झील का नाम है लेक टिटिकाका, और एक झील ये है, इस झील का नाम है लेक पूपो। ये दोनों एंडीज पर्वत के बोलीविया के पठार में पाई जाती हैं, और एक का नाम है लेक टिटिकाका और एक का नाम है लेक पूपो। लेक पूपो जो है ये कहां पर है? ये बोलीविया में है। लेक पूपो बोलीविया में है, और लेक टिटिकाका जो है ये पेरू, और ये पेरू है और ये बोलीविया है, और ये इनका बॉर्डर है। तो लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर पाई जाती है। ठीक है, लेक टिटिकाका के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नौका कम झील। हाँ, साफ कर दूं इसको? सर इसका नीचे। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। तो सर बोलिविया में केवल स्थित लेक क्या फ्यूबो है सर? हिंदी में थोड़ा। पूपो। पूपो। ओके, थैंक यू सर। तो ये बोलिविया में है ना? लेक टिटिकाका के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और बताया अभी कि जो लेक टिटिकाका है ये दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। यानी कि सबसे ऊंची ऐसी झील जिस पर नाव चलाई जाती है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची झील नहीं है, ये दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। सर आवाज आपकी अजीब हो गई।
इसकी ऊंचाई जो है ये 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? अभी तक देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची झील कहां पर होगी? जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत होंगे। सर लद्दाख न, पाई वो जाएगी। क्या बोलते और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहां पर है? लद्दाख, एशिया जम्मू साइड कश्मीर। में है। हाँ जी, अब आई आवाज? क्या आवाज चली गई थी शायद बीच में? बहुत धीरे आ रही है आप। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस जी सर। कहाँ से? नेपाल में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो दुनिया की सबसे ऊंची झील पाई जाएगी जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत होंगे, और वो पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। तो अभी अगर हम लोग देखें तो दुनिया की जो सबसे ऊंची झील है वो है लेक टिलिचो। लेक टिलिचो, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 4919 मीटर है। 4919 मीटर की ऊंचाई पर है लेक टिलिचो, जो दुनिया की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। लेकिन इसका ये जो खिताब है ये खतरे में है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले नेपाल में ही एक और झील मिली है जो लेक टिलिचो से भी ज्यादा ऊंची है, लेकिन ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। और अगर वो अनाउंस हो जाती है तो फिर वो दुनिया की सबसे ऊंची झील बन जाएगी, और उसका नाम है काजिन सारा। काजिन सारा। और ये जो है ये 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी इसकी खोज हुई है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। काजिन सारा, लोकल लैंग्वेज में इसको सिंगाल झील बोलते हैं। ये भी नेपाल में है। ये अभी ऑफिशियली सर इसका क्या नाम है, टीलिक करके जो है? क्या बोल रहे हैं? सर पहली वाली झील का बता दीजिए, टिलिचो, जो सबसे ऊंची अपनी है। TILICHO, लेक टिलिचो। लेक सर ऊंचाई इसकी? 4919 मीटर। ठीक है, 4919 मीटर के बाद अभी रिसेंट खोज हुई है काजिन सारा की। इसको सिंगाल झील के नाम से जाना जाता है। ये 5200 मीटर ऊंची है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका होना बाकी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो इतना हम लोग रखते हैं आज, और कल हम लोग इसको साउथ अमेरिका को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।